सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, गुरु अंगद के द्वारा ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये किससे संबंधित है साथियों? ये तो सिख धर्म से संबंधित है। क्या? सिख धर्म से संबंधित है गुरु अंगद। अच्छा, सिख धर्म के अगर मैं आपसे संस्थापक पूछूं तो आप क्या बताओगे? जरा मुझे कमेंट में मुझे आप लोग बताइए, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। कौन थे साथियों? गुरु नानक देव कौन थे? ये सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है ना। और गुरु अंगद की अगर बात करें तो ये साथियों दूसरे गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। और दूसरे गुरु कौन थे साथियों? गुरु अंगद। इतनी जानकारी आपको याद रखना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर ये निम्न में से किस महासागर का हिस्सा है? तो ये किस महासागर का हिस्सा है? ये हिंद महासागर का हिस्सा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर ये हिंद महासागर का हिस्सा है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों यहाँ पर अनिकेत है और श्रीकांत कुमार है, ठीक है, प्रियंका पासवान है। सभी का आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए, बताते रहिए कि इन सवालों के क्या जवाब हो सकते हैं, कोशिश करते रहिए। कह रहे कि निम्नलिखित 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम था? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व साथियों कहां का था? कुल मिला के ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, अच्छा यहां पर अगर बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां का था, ये आप लोग बताइए। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां का था? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था? तो मैं कहूंगा बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था। अच्छा, कितना था बिहार का? साथियों 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे। प्रति वर्ग किलोमीटर में 1102 लोग रहते थे। जबकि अगर बात करें सबसे कम किसका था, तो आपको मालूम होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम था। जब यहां पर 1102 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ साथियों 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो कुल मिला के दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे, दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो आपके सामने और एक जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। करके किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त कर ली थी? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त कर ली थी। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए कह के पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो गुब्बारे फुलाने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो गैस कौन सी गैस होती है साथियों? वो हीलियम गैस होती है। अच्छा, ये बहुत हल्की भी गैस होती है, इसलिए साथियों गैस जब भर जाती है ना, इतनी हल्की होती है कि वो साथियों आसमान में उड़ने लगता है। और ये कैसी, देखिए हल्की गैस तो होती है लेकिन ये अज्वलन गैस भी कहलाई जाती है। क्या? अज्वलन। अज्वलन गैस अगर आपसे पूछे तो आपको साथियों हीलियम गैस क्या बता देना है, ठीक है ना। अच्छा, इस हीलियम गैस की खोज किसके द्वारा की गई साथियों? फ्रैंकलैंड के द्वारा। नाम आप लोगों को मालूम होना चाहिए, फ्रैंकलैंड के द्वारा ही साथियों हीलियम गैस की खोज की गई थी। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा गया जा रहा है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन तो साथियों 1930 में किया गया था। कहां पर किया गया था साथियों? कनाडा में किया गया था। कहां पर किया गया था? कनाडा में किया गया था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? मुझे बताइए। तो हिंद महासागर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जावा गर्त, इसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। जावा गर्त को क्या कहा जाता है साथियों? सुंडा गर्त भी कहा जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि देखिए यहां पर आंसर आ रहा है मोहम्मद उवैस का, वंश का, ठीक है, अनीश का, पूजा का। तो जिनका भी साथियों आंसर आ रहा है, ठीक है, सही आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए। आज आप लाइव मिल गए, हाँ भाई लाइव मिल गए। चलिए, उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो कौन से अनुच्छेद की साथियों बात चल रही है यहां पर मुझे आप लोग बता दीजिए। जब हम बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद 21 में नागरिकों के लिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में लिखा हुआ है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहां पर अनुच्छेद 26 भी है। तो साथियों धार्मिक कार्य, जो भी धार्मिक कार्य है वो किसके अंतर्गत आते हैं? धार्मिक
धार्मिक कार्य जितने भी हैं साथियों वो सब के सब अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आते हैं कि पूरी स्वतंत्रता पूर्वक आप धार्मिक कार्य को कर सकते हैं। उसके अलावा अनुच्छेद 17 में क्या आता है साथियों, इसके अंतर्गत छुआछूत का अंत किया गया है। इसको कह सकते हैं साथियों अस्पृश्यता का अंत। क्या कहा जा सकता है? अस्पृश्यता का अंत किया गया है साथियों अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। अनुच्छेद अगर हम 20 की बात करें, जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अपराध लगा दिया, किसी भी आपको अपराधी घोषित करने की कोशिश की जा रही है, तो आप अपने दोष को, ठीक है, आप अपने को बेकसूर साथियों सिद्ध कर सकते हो। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 20 में किया गया और अनुच्छेद 21 में क्या बात का जिक्र किया गया है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। साथियों मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अपने पेपर को साथियों इस प्रकार आप बहुत आराम से पास करना चाहते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के पेपर को, तो इस चैनल को भी साथियों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा मानना है कि पेपर तक 13 जुलाई तक आपको इतना काबिल बना दूंगा, आपको इतना हर एक विषय में निपुण बना दूंगा कि पेपर आपको आसान लगने लगेगा। भले भले और लोगों को कठिन लगे, लेकिन इतना आपको साथियों मजबूत बना दिया जाएगा कि पेपर आप बहुत आराम से साथियों क्रैक कर लो। ठीक है, चलिए। तो भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? मैं कहूंगा साथियों 5 लाख है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो मैं कहूंगा थायराइड ग्रंथि आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में थायराइड ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और आप लोग मुझे बताइए राइट आंसर आपका फटाफट यहां पर क्या हो सकता है। ये सभी के सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहे कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जाता है? ये क्वेश्चन साथियों एक तरीके से ट्रिपल स्टार इस प्रश्न पर लगाएंगे। ये सवाल साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों का प्रवक्ता किसे कहा जाता है? तो अपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। इनके बारे में आपको कुछ चीजें मालूम होना चाहिए, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था? तो साथियों 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर साथियों इनका जन्म हुआ था? एमपी में इनका जन्म हुआ था, यानी कि मध्य प्रदेश में इंदौर में साथियों इनका जन्म हुआ था। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए तब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे कहा जा रहा है कि शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा ये तो पंजाब के द्वारा मनाया जाता है। शहीदी सभा त्योहार ये कौन सा राज्य बनाता है? साथियों पंजाब राज्य बनाता है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों जितने लोग भी यहां पर देख रहे हैं, नवीन शेख, राजू, आकाश, पूजा, बिट्टू ऑफिशियल, मोहम्मद वैश, अहिरन, विकास, छोटे बाबू, ठीक है, सभी लोग आंसर आप लोग देते जाइए कि आंसर क्या हो सकते हैं। भले ही आपके आंसर गलत जाते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहां आप गलत कर सकते हो लेकिन पेपर में आपको गलत नहीं करना है। पेपर में सारे के सारे सवाल आपको सही करके आना है। ठीक है, चलिए। तो बाणभट्ट ने राजा चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी लिखी, या बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी, या समुद्रगुप्त की, या अशोक की जीवनी लिखी? साथियों मुझे बताइए। चलिए तो बाणभट्ट ने साथियों ये एक तरीके से अगर बात करें, जो बाणभट्ट थे ना साथियों ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन की ही तो जीवनी लिखेंगे, हर्षवर्धन की ही तो जीवनी लिखेंगे, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई उसके बाद देखते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ द स्टोरीज की लेखिका है? तो किन की बात चल रही है कि ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका कौन है? इनका नाम है सुधा मूर्ति और ये साथियों इसकी लेखिका हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। उसके बाद देखिए कहा आपसे जा रहा है कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य है? तो मैं कहूंगा जो पिट्टी द्वीप है ना, पिट्टी द्वीप, इस पिट्टी द्वीप में ही साथियों एक पक्षी अभ्यारण्य है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की
चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो जो असम की चाय जनजातियां हैं इनके द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो मैं कहूंगा झूमर लोक नृत्य किया जाता है। क्या झूमर लोक नृत्य किया जाता है? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सी होगा। तो कुल मिला के ये कहां पर किया जाता है? पश्चिम बंगाल में भी साथियों ये लोक नृत्य किया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी ये लोक नृत्य साथियों किया जाता है। अच्छा, यहां पर है डोमकच नृत्य। डोमकच नृत्य आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस राज्य में किया जाता है? तो ये तो साथियों छत्तीसगढ़ में किया जाता है डोमकच नृत्य। उसके अलावा अगर बात करें अलकप नृत्य की अगर बात करें, ये भी साथियों पश्चिम बंगाल में किया जाता है, ये भी पश्चिम बंगाल में ही साथियों किया जाता है। उसके अलावा अगर बाराओ नृत्य की हम बात करें तो ये साथियों झारखंड में किया जाता है। कहां पर? ये झारखंड में किया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे के द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंग्लिश में लिखा हुआ है द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये एक पुस्तक है और ये पुस्तक कई बार आपके एग्जाम में साथियों पूछी जा चुकी है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बप्सी सिधवा, उर्वशी बुटालिया, आयशा जलाली या यास्मीन खान। तो मैं कहूंगा जिनका आंसर, जो लोग उर्वशी बुटालिया के साथ है उनका आंसर सही है। और आप ये याद भी कर लीजिए, तैयार भी कर लीजिए कि अगर इस पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाएगा तो उर्वशी बुटालिया ही आप लोग बताएंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 5 जून को, 23 अक्टूबर को, 8 मार्च को या 15 जनवरी को साथियों बताइए। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों 15 जनवरी अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आए थे? तो ये साथियों कौन से वर्ष में भारत आए थे ये आपको बताना है। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों ये 1743 में भारत आया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों मुझे आप लोग बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहे कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा, मतलब निर्वाचित हो चुके हैं और अध्यक्ष पद पर नहीं बैठे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये किसकी बात चल रही है? ये साथियों सुभाष चंद्र बोस की बात चल रही है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये साथियों ये अधिवेशन कब हुआ था? ये साथियों 1938 में अधिवेशन हुआ था। ये हरिपुर का अधिवेशन था। कहां का? हरिपुरा का साथियों ये अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की थी, लेकिन साथियों इन्होंने क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, त्याग, ठीक है, पत्र इन्होंने साथियों दे दिया था। चलिए तो कुल मिला के आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। और मैं देख पा रहा हूं कुछ लोगों का, जैसे कि रोहित का, पूजा का, मोहम्मद उवैस का, छोटे बाबू का, ठीक है, रोहित का, सुधा का, कुछ लोगों का आंसर यहां पर बिल्कुल सही जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि साथियों मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में किसको जाना जाता है? तो साथियों किसको जाना जाता है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इनका नाम है जॉन मेनार्ड क्वींस और इनको इस समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इनकी एक पुस्तक भी है साथियों, इंटरेस्ट एंड मनी। अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसकी है, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसकी है, तो साथियों जॉन मेनार्ड क्वींस की ही यह पुस्तक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। देखिए सवाल को और मुझे बताइए आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। कहा जा रहा है कि ऊंटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। देखिए उनका गोबर सूखा होता है, बिल्कुल। देखिए वो पानी बहुत कम पीते हैं, ऊंट जो है ना वो पानी बहुत कम पीते हैं, तो इसलिए साथियों उनका गोबर जो होता है वो सूखा होता है। ये कथन तो बिल्कुल सही। इसमें कहा गया कौन सा कथन गलत है। उसके बाद अगर बात करें वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का, बिल्कुल जब पानी कम पिएंगे तो मूत्र का उत्सर्जन भी साथियों कम करेंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। उन्हें बहुत पसीना, अरे भाई पसीना क्यों आएगा,
पानी कम पिया जा रहा है तो पसीना भी कम आएगा, ना के बराबर आएगा, और वे स्थलीय आवासों में रहते, ये बात भी सही है। मैं कहूंगा गलत कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला गलत कथन है, गलत कथन है, तो साथियों यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया था। यह भी क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने वाला। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो मेरा मानना है कि आप अपने एग्जाम में इस सवाल को बहुत आराम से कर देंगे, लेकिन जो लोग इस सवाल को नहीं पढ़ पाए हैं किसी वजह से, फिर उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपके लिए समझदारी इसी में होगी कि आप इन सवालों को तैयार कर लें अपनी परीक्षा में आने से पहले पहले। तो आपको मालूम होना चाहिए, देखिए ये सलाह कौन देगा गांधी जी को, उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वही तो साथियों ये सलाह देंगे। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है, अच्छा यहां पर खाली जगह होगी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो साथियों ये पंडित जवाहरलाल द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों 13 दिसंबर 1946 आपका आंसर होना चाहिए। पूरी लाइन ऐसे होगी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ये होना चाहिए पूरी लाइन। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह के किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया। तो मैं कहूंगा 1990 आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही। एक सवाल पूछा जाता है कि कबड्डी जो खेल है ना, इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई, तो इसकी उत्पत्ति अपने भारत देश में हुई। क्या साथियों, अपने भारत देश में हुई, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि वर्ष 1932 में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर, क्या साथियों, जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी। तो मैं कहूंगा यरवदा जेल में भूख हड़ताल की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मालूम होना चाहिए, आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे। क्या आपका सही जवाब होगा, एक बार आप लोग इसका साथियों जवाब दे दीजिए, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर आपका जवाब जो होगा वो साथियों मोतीलाल नेहरू के साथ चला जाएगा। यानी कि 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेता कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या कहा जा रहा है कि 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और सेना के बीच लड़ी गई थी, मुझे बताइए। अच्छा इम्फाल किस राज्य की राजधानी है, तो जरा ये बताइए किस राज्य की राजधानी है साथियों इम्फाल, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर मुझे बताइए, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें तो साथियों जापानी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, वो ऐसे मैं आपको बता देता हूं साथियों, यहां पर खाली जगह है। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच लड़ी गई थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों कोरापुट आपका जवाब हो जाएगा। ओडिशा का जो कोरापुट जिला है यहां पर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और इस सवाल का जवाब बताइए। मणिपुर, बिल्कुल प्रियंश यादव का आंसर आया है, ठीक है सबसे पहले, चलिए भाई बढ़िया है। कहने के निम्नलिखित में से किसे भारत में आवास के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, राष्ट्रीय आवास बैंक की बात चल रही है। राष्ट्रीय आवास बैंक आपका बिल्कुल सही जवाब साथियों हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको देखना है साथियों यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। कह रहे कि ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला साथियों इनमें से कौन थी, मुझे बताइए।
तो अगर अदिति अशोक आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला अदिति अशोक थी। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये तो साथियों 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। कब? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी कि कौन सा अनुच्छेद प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 239 जो है ना, ये प्रदेशों के प्रशासन से ही साथियों संबंधित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए कह रहे कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, तो कहां पर स्थित है? हरियाणा में, दिल्ली में, गुजरात में या साथियों राजस्थान में? साथियों अभी तक आपने लाइक नहीं किया, जितने लोग देख रहे हैं उन सभी लोगों ने लाइक नहीं किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? तो मैं कहूंगा राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है। राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जीका वायरस रोग ये मच्छरों की क्यूलेक्स प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है? मैं कहूंगा नहीं। एडीज प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही। यानी कि जो जीका वायरस रोग है ना, ये मच्छरों की एक प्रजाति होती है एडीज, इस प्रजाति के द्वारा साथियों संचारित विषाणु की वजह से होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अवध किसान सभा की स्थापना कब की गई थी, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों अवध किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको नाम याद रखना है, बाबा रामचंद्र। क्या? बाबा रामचंद्र इनका नाम था और इन्होंने साथियों 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की थी। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोहित का, नवीन का, निधि ठाकुर का, रियंश का, मोहम्मद उवैस का, आकाश का, सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। उसके बाद देखिए कुछ का गलत है, कुछ का सही है, सबका सही नहीं है। कह रहे कि भू राजस्व की कौन सी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी? तो किसकी बात चल रही है साथियों? रैयतवाड़ी प्रणाली की बात चल रही है। यानी कि भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? तो किसको नहीं है साथियों? प्यादा को नहीं है। प्यादा को नहीं है तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर शतरंज का जिक्र है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शतरंज में कुल कितने वर्गाकार खाने होते हैं तो 64 वर्गाकार खाने होते हैं। शतरंज में कुल कितने वर्गाकार खाने होते हैं? तो मैं कहूंगा 64 वर्गाकार खाने होते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो मैं कहूंगा 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। देखिए अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, ये तो बिल्कुल सही बात है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय तक का त्याग कर दिया, ये बात भी बिल्कुल सही है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, ये बात भी साथियों बिल्कुल सही है। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति, इन्होंने अशोक का विरोध किया था, अशोक का विरोध नहीं किया था साथियों। ठीक है ना। तो कुल मिला के गलत कौन सा है? तो गलत ऑप्शन नंबर डी वाला है। डी वाला है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बता दीजिए मुझे आप लोग के इस सवाल का जवाब आपका क्या होगा। चलिए तो कह रहे हैं कि द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, इस पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है फटाफट आप लोग बताइए। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति हैं। सुधा मूर्ति आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जिनका भी आंसर देखिए सी जा रहा है, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ अंकिता सिंह का, ठीक है, निधि का, नवीन का, विनायक का, क्या लिखा हो, विनय का, रोहित का, मोहम्मद उवैस का, आकाश का, रोहित का, सुधा का,
ऋषु का, सभी का आंसर यहाँ पर लगभग लगभग सी जा रहा है और सी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, फाइलोक्विनोन आपका होगा। क्या? फाइलोक्विनोन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। K1 का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कहा आपसे जा रहा है, आपसे कह रहे हैं कि 6 अप्रैल 1919 को किसके विरुद्ध, क्या साथियों, किसके विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो रॉलेट एक्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती हैं, प्रसिद्ध हैं? तो मैं कहूंगा ये तो कथक आपका राइट आंसर हो जाए। यानी कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके कथक के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है साथियों, बताइए। तो लौह खनिज की अगर बात करें, कौन सा एक लौह खनिज है बताइए। तो अगर आपका जवाब मैग्नीज है तो मैं कहूंगा मैग्नीज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, बॉक्साइट अयस्क है, किसका अयस्क है? तो ये साथियों एल्यूमिनियम का अयस्क है। आपसे पूछा जाता है एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो साथियों बॉक्साइट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। उसके अलावा तांबे के भी कुछ अयस्क होते हैं जैसे कि क्यूप्राइट। क्या साथियों? क्यूप्राइट, क्यूप्राइट ये किसका अयस्क है? ये साथियों तांबे का अयस्क है। उसके अलावा जस्ते का अयस्क है साथियों जिंक ब्लेड। क्या ये पूछे जाते हैं बार बार, जिंक ब्लेड किसका अयस्क है? तो ये साथियों जस्ते का अयस्क है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है, बताइए। तो इस नाटक के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो गिरीश कर्नाड वेडिंग, ठीक है, वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बता दीजिए कि राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। कह रहे कि देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा यूपी में मनाया जाता है। यूपी के वाराणसी में मनाया जाता है। कहां पर? यूपी के वाराणसी में मनाया जाता है। ये आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसको साथियों क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रतिरोध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसको प्रतिरोध कहा जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है सर, मैंने आपकी पेड नोट्स ले रखे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ले लिए हैं, उसकी कुछ पीडीएफ अभी तैयार हो रही है, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। एक आध, अगर आपको पूरी पीडीएफ नहीं मिली है तो एक आध दिन में, कल तक आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वो इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो वो इनमें से किसकी सहायक नदी है? मैं कहूंगा लूनी नदी की वो सहायक नदी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि जवाई नदी जो है ना, ये लूनी नदी की सहायक नदी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जवाई नदी पर जवाई बांध है। क्या जवाई नदी पर साथियों जवाई बांध है? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बहुत ध्यान से इस सवाल को देखिएगा। कह रहे कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में है, ठीक है, या कोई गतिमान अवस्था में है, ठीक है, उसमें होने वाले परिवर्तन का विरोध अगर करती है तो उनकी ये स्वाभाविक प्रवृत्ति को साथियों क्या कहा जाता है, बताइए। देखिए अगर कोई चीज रुकी हुई है, कोई चीज विराम अवस्था में है तो उसको रोके हुए, या कोई गति की अवस्था में है तो उसको कोई चला रहा है, तो इस चीज को क्या कहा जाएगा? इसको ही साथियों जड़त्व कहा जाएगा। जड़त्व का नियम भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है, होने वाले परिवर्तन का साथियों विरोध जो करती है उसको जड़त्व कहा जाता है। इन पर है आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सर आपका क्लास कब से चलता है? हमारा क्लास डेली बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली 2 क्लास अपलोड हो रही हैं, और आज ये मौका मिला था तो क्लास आपके लिए लाइव ले ली। मोहम्मद वैस कह रहे हैं सर आपकी सारी क्लास अटेंड करता हूं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए एक भी क्लास मिस नहीं करता। बिल्कुल आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहिए अगर आप वाकई में सीरियस हैं अपने एग्जाम के लिए। देखिए
अब राज्यसभा के बारे में यहां पर हम लोग साथियों जानकारी ले लेते, कह रहे कि कौन सा कथन सही है राज्यसभा के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। दूसरे में कह रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत के राष्ट्रपति अध्यक्ष होते नहीं, महान्यायवादी भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि विंचुडो नृत्य का संबंध इनमें से किस राज्य से है, यानी कि किस राज्य में यह नृत्य किया जाता है। नागालैंड में नहीं, गोवा में नहीं, गुजरात में, बिल्कुल साथियों गुजरात में यह नृत्य किया जाता है, विंचुडो इसका नाम है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे हैं कि 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है, साथियों बताइए फटाफट आपका आंसर क्या हो सकता है मुझे बताइए। तो काकोरी षड्यंत्र अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। काकोरी ट्रेन एक्शन जो थी ना, ये एक ट्रेन डकैती थी और ये कब घटित हुई थी साथियों, 9 अगस्त 1925 में घटित हुई थी। 9 अगस्त 1925 को साथियों ये घटित हुई थी, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित हैं। तो मैं कहूंगा जो ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत है ना, ये पियरे डी कोबार्टिन के एक तरीके से लिखित दस्तावेज पर आधारित हैं। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों मुझे बताइए। कह रहे हैं कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य में है। यानी कि अमेरिका की जो पहली महिला उपराष्ट्रपति थी जिनका नाम कमला हैरिस था, ये भारत में कहां रहती थी। तो ये साथियों कहां की हैं, ये तमिलनाडु की हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और इनका जन्म कब हुआ था साथियों, 1964 में इनका जन्म हुआ था, ये तमिलनाडु की रहने वाली थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन के बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। कहने के स्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल एक पारभासी वस्तु का उदाहरण है, एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण। बिल्कुल साथियों जो फ्राइंग पैन होता है ना, ठीक है, फ्राई करने के लिए वो एक अपारदर्शी ही तो होता है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा सूर्य प्रकाशित वस्तु का उदाहरण है, लकड़ी का बहुत चमकदार वस्तु का उदाहरण। मैं कहूंगा इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला साथियों यहां पर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। कहने के रचना दोआब निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच है। व्यास और सतलज के बीच है, रावी और चिनाब के बीच है, गंगा और घाघरा के बीच है, या सिंधु झेलम के बीच है। तो किनके बीच साथियों रचना द्वाब है, ये कुल मिला के आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा ये जो रचना दुआब है ये रावी और चिनाब नदी के बीच है। क्या साथियों, रचना दुआब रावी और चिनाब नदी के बीच है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा एक और याद रख लेंगे, जो सिंधु और झेलम नदी के बीच कौन सा दुआब है, मैं कहूंगा सिंध सागर दुआब है। क्या सिंध सागर द्वाब जो है ना साथियों, सिंध सागर द्वाब, ये आपको मालूम होना चाहिए सिंधु और झेलम के बीच है, और रावी और चिनाब के बीच साथियों रचना द्वाब है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है। तो किस स्थान से है साथियों, सांची से है। अशोक का तो संबंध है ही वैसे साथियों सांची से, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और मुझे बताइए। साथियों आंसर आपके लगभग सही जा रहे हैं, लगातार मेरी जो नजर है वो आपके कमेंट सेक्शन की तरफ साथियों बनी हुई है। चलिए भाई, अब यहां पर अगर बात करें क्या कहा जा रहा है साथियों, कह रहे कि सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से किस वर्ष निकले थे। तो किस वर्ष निकले थे, 1932 में नहीं, 1945 में नहीं, 1941 में निकले थे। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से कब भाग निकले थे, 1941 में भाग निकले थे। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या है। सर मैं मोहम्मद उवैस के सर मैं यूपी से हूं, मेरा सेंट्रल का EWS सर्टिफिकेट भी नहीं चलेगा बिहार में, वो यूपी में ही चलेगा। आप अगर बिहार वाला फॉर्म आपने भरा हुआ है तो वो आप जनरल में काउंट होगे,
ठीक है, ईडब्ल्यूएस का फायदा आपको सिर्फ यूपी में मिलेगा अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल करके, द्विअधिकार एक प्रकार का अल्प अधिकार है, ठीक है, जिसमें किसी बाजार पर 2 फर्मों का प्रभुत्व होता है, ठीक है, या 3 फर्मों के प्रभुत्व का नियंत्रण होता है, ये 4 या 5। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी बाजार पर फर्मों का प्रभुत्व, ठीक है, कितनी फर्मों का, मैं कहूंगा 2 फर्मों का प्रभुत्व या नियंत्रण होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति को क्या कहा जाता है? क्या इसको विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहते हैं, संविदात्मक राजकोषीय नीति कहते हैं, तटस्थता राजकोषीय नीति कहते हैं, या संविदात्मक और विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहते हैं? तो आपको यहां पर याद रखना है, इसको विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहते हैं। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ा देती है तो इसको साथियों विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहा जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, 2-4 क्वेश्चन और बाकी हैं, बस फिर साथियों एंड है ये क्लास। कह रहे कि देश के प्राचीन झीलों में एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में? तो साथियों ये जो लेंडिया तालाब है ये कहां पर है? चेन्नई में, भोपाल में, लखनऊ में या वाराणसी में? साथियों बताइए। चलिए देखिए ये जो तालाब है ना साथियों, इसका निर्माण पता किसके द्वारा करवाया गया था? राजा भोज के द्वारा साथियों इसका निर्माण करवाया गया था। लेंडिया तालाब झील के दक्षिण में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो मैं कहूंगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है लेंडिया तालाब के दक्षिण की तरफ, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपका जवाब जो होगा वो भोपाल हो जाएगा, यानी कि देश की प्राचीन झीलों में से जो लेंडिया तालाब झील है ये साथियों कहां पर है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यहां पर सिक्किम आपका जवाब हो जाएगा, सिक्किम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आएगा। कौन सा स्थान या कौन सा क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? तो लघु कच्छ रण है, ये आपका राइट आंसर होगा, लघु कच्छ रण। उसके बाद देखिए कह रहे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये तो साथियों 1999 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1999 में शुरू की गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है कह रहे के सालार जंग संग्रहालय ये किस शहर में स्थित है? तो ये साथियों हैदराबाद में है। कहां पर है सालार जंग संग्रहालय? हैदराबाद में है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।